अधिकार। विक्रम, मैं समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। कुछ समय बाद विक्रम से मुखातिब होकर बेताल ने कहा, कहानी सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। याद रखना विक्रम, यदि जानते बूझते तुमने उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। विक्रम खामोशी से अपना रास्ता तय करता रहा। वह जानता था कि इधर उसने जुबान खोली और उधर बेताल रफू चक्कर हुआ, मगर बेताल भी अपनी किस्म का एक ही था। विक्रम के किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। मगध देश की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी। जैसी वह रूपवती थी वैसी ही गुणवती भी थी। उसके युवा होने भर की देर थी कि एक से एक गुणी राजकुमार के रिश्ते उसके लिए आने लगे, मगर उनमें से किसी भी रिश्ते को राजकुमारी ने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। राजकुमारी की माँ को चिंता सताने लगी कि बेटी हर रिश्ते को ठुकरा देती है, आखिर इसके मन में क्या है। एक दिन उसने राजकुमारी से पूछ ही लिया, बेटी, तू हर रिश्ते को ठुकरा रही है, क्या कारण है? क्या तुझे उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं? नहीं माँ, इनमें से कोई मेरे योग्य नहीं। मगर बेटी, तुम्हारी नज़र में योग्यता का मानदंड क्या है? जो राजकुमार शक्तिशाली और अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ होगा, मैं उससे विवाह करूंगी। मगर बेटी, ये सब एक से बढ़कर एक राजकुमार है। ये सब बेकार है माँ। तुम इनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? ठीक है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपनी सहमति दे दी। अब कोई रिश्ता आया तो मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ समय बाद एक राजकुमार प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। तुम्हें क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? मैं त्रिकालदर्शी हूँ, किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूँ। ठीक है, आप अतिथि गृह में ठहरे। राजकुमारी ने कहा। हम सोचकर जवाब देंगे। उसके बाद एक राजकुमार और हाजिर हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने उससे भी वही सवाल पूछा तो उसने बताया, मेरे पास स्वनिर्मित एक ऐसा रथ है जो धरती, आकाश, पहाड़ और समुद्र कहीं भी आसानी से चल सकता है और उसकी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजकुमारी की आज्ञा से उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। इसके 2 दिन बाद एक राजकुमार और आया। उसने बताया, मैं तलवार का धनी हूँ, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमारी ने उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपना निर्णय देने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। निश्चित तिथि पर तीनों राजकुमार बन ठनकर राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। यहाँ तक कि राजमाता ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया, मगर राजकुमारी नहीं आई। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजमाता ने आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर राजकुमारी का कहीं पता ना चला। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई और पूरे राज्य में शोक छा गया। राजकुमारी आखिर गई तो कहाँ गई? तभी राजमाता को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजमाता ने उससे पूछा, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता करके बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है? अवश्य बता सकता हूँ राजमाता। त्रिकालदर्शी राजकुमार जिसका नाम वीरेंद्र था
ने हिसाब किताब लगा कर बताया। एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे उठाकर अपने महल में ले गया है। उसका महल अरावली पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थल में बना हुआ है। कहते हुए उसने वहां तक के मार्ग और महल का नक्शा भी बनाकर दे दिया। रथी ने अपना रथ निकाल लिया, तलवारधारी ने अपनी तलवार निकाल ली। फिर राजमाता की आज्ञा लेकर तीनों ही राक्षस के महल की ओर चल दिए। कुछ ही समय बाद वह महल के सामने खड़े थे। तब त्रिकालदर्शी राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राक्षस राजकुमारी को एक कक्ष में यातनाएं दे रहा है। उसने यह भी बताया कि यह राजकुमार धनंजय द्वारा मारा जाएगा। फिर वे तीनों राक्षस पर हमला करके राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए चल दिए। इस समय कोई दैवी शक्ति ही उनकी मदद कर रही थी। राजकुमार धनंजय की तलवार के सामने राक्षस एक पल भी ना ठहर सका। राक्षस की मृत्यु के साथ ही उसका माया जाल समाप्त हो गया। वह महल आदि सब गायब हो गए। तीनों राजकुमार राजकुमारी को लेकर वापस आ गए। वापस आने पर वे तीनों राजकुमारी पर अपना अपना दावा करने लगे। तीनों के अलग अलग तर्क थे। त्रिकालदर्शी राजकुमार वीरेंद्र का कहना था, यदि मैं अपना गणित लगाकर यह ना बताता कि राजकुमारी इस समय कहाँ है, तो धनंजय और उदयवीर सिंह लाख सिर पटकने के बाद भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए राजकुमारी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उदयवीर का दावा था, अगर मेरे पास ऐसा करामाती रथ ना होता तो वीरेंद्र और धनंजय किसी भी सूरत में राक्षस तक नहीं पहुंच सकते थे। ये दोनों ही तर्क गलत हैं। राजकुमार धनंजय ने कहा, किसी ना किसी तरह राजकुमारी का पता भी चल जाता और उस तक पहुंचना भी असंभव नहीं था। असंभव था राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाना। यह कार्य चूंकि मैंने किया है, इसलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। राजा विक्रम, बेताल ने उसे संबोधित किया। उन तीनों का तर्क अपने अपने स्थान पर सही था। तीनों ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। राजकुमारी से जब इस विषय में पूछा गया तो उसका कहना था कि वह तीनों के एहसान तले दबी थी। अतः वह तीनों ही कोई निर्णय करें। तुम्हारा न्याय बड़ा प्रसिद्ध है विक्रम। अब तुम ये बताओ कि राजकुमारी पर न्यायोचित अधिकार किसका है? विक्रम सोचने लगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद विक्रम ने कहा, मेरे मत के अनुसार तो राजकुमारी पर राजकुमार धनंजय का अधिकार होना चाहिए। बेताल की आंखों में विक्रम के लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे। संभवतः विक्रम का न्याय उचित था, मगर फिर भी बेताल ने पूछा, कैसे? धनंजय का अधिकार क्यों होना चाहिए? सुनो बेताल, जो शक्तिशाली होता है उसका ही अधिकार होता है। धनंजय ने ही राक्षस की हत्या करके राजकुमारी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। राजकुमारी का पता लगाना असंभव नहीं था। 2-4 दिन बाद उसका पता लग ही जाना था, और जब पता लग जाता तो किसी ना किसी प्रकार उस पर पहुंच भी जाया जा सकता था। मगर बड़ी बात है राक्षस को मारना, इसलिए राजकुमारी पर राजकुमार धनंजय का अधिकार है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय ठीक है, कहकर बेताल ने अट्टहास लगाया। फिर एकाएक ही वह उसके कंधे से ऊपर उठा और हवा में तैरने लगा। तू फिर भागा? विक्रम ने चौंक कर उस पर तलवार चलाई, मगर बेताल इतना ऊंचे पर था कि विक्रम की तलवार उसे छू भी नहीं सकी। तू भूल जाता है विक्रम, तू भूल जाता है। मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू बोला तो मैं लौट जाऊंगा।
कहकर बेताल तेजी से अपने ठिकाने की ओर उड़ने लगा। मगर विक्रम भी कहाँ हार मानने वाला था। वह भी अपनी तलवार संभाले तेजी से उसके पीछे झपटा।